So, hello, dear students, welcome back. And today we are going to start the second chapter of history, and that is trade to territory. Means how East India Company establishes its power. एक ट्रेडर कंपनी एक रूलर कंपनी कैसे बनती है? अच्छा, ये तो आप सबको पता है कि इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल एंड कॉलोनियल पीरियड। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इस चैप्टर में हम लोग इन 2 टाइम पीरियड के बीच के ट्रांजिशन को भी पढ़ने वाले हैं। मींस हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे मेडिवल पीरियड चेंज होता है कॉलोनियल पीरियड में। और ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। औरंगजेब के बाद भी कई सारे मुगल एम्परर आए, बट ही वॉज द लास्ट पावरफुल एम्परर। इसके बाद वाले जितने भी एम्परर थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। नाउ एज यू कैन सी इन द मैप, औरंगजेब ने इस पूरी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर रखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है इन 1707 एडी, तो उसके अंडर काम करने वाले जितने भी गवर्नर्स हैं या सूबेदार हैं या जमींदार हैं, उन सब ने इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना स्टार्ट किया और अपने रीजनल किंगडम्स को स्टैब्लिश कर लिया। अब ये पूरी टेरिटरी छोटे छोटे किंगडम्स में बट गई थी। और ये बात आप याद रखिए, जब भी कोई बड़ा एम्पायर डिक्लाइन होता है तो एक नया एम्पायर इमर्ज होता है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर पावर नहीं था। सो बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century a new power emerged and that is the British. हालांकि ब्रिटिशर्स ओरिजिनली यहाँ पे केवल ट्रेड करने के लिए आए थे एंड इन द वेरी स्टार्टिंग उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था टेरिटरी पे रूल करने का। हाउ देन डिड दे कैम टू बी अ मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर? तो फिर कैसे उन्होंने 200 ईयर्स तक रूल किया हमारी कंट्री पे? तो चलिए इस पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। नाउ लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुली। सो ईस्ट इंडिया कंपनी बिलोंग करती है यहाँ पे, ये है ब्रिटिश आइलैंड और ये है यूरोप। अब यहाँ से ये ऑन द वे अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया में आते थे, यहाँ से ट्रेड करते थे, यहाँ से चीजें ले जाते थे ब्रिटिश आइलैंड में। अच्छा, ये ट्रेड रूट तब का है जब यहाँ पे स्वेज कैनल नहीं बनी थी। स्वेज कैनल बनने के बाद ये जो पूरा रूट है ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था। और ये मैप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरे मैप को आपको याद रखना है। देखिए, जैसे हमारी कंट्री में कई सारी कंपनीज हैं जैसे एयरटेल, आइडिया, टाटा, वैसे लंदन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क करती थी। नाउ इन 1600 एडी वो पहली बार परमिशन लेते हैं अपने रूलर से। एक चार्टर साइन होता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। देखिए, अभी जो क्वीन है लंदन में वो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है और ये चार्टर साइन किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। और इस चार्टर के बाद क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट सोल राइट दे देती हैं ट्रेड करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को। नाउ इसका मतलब ये है कि कोई भी और ट्रेडिंग ग्रुप, कोई भी और ट्रेडिंग कंपनी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में नहीं आएगी। अब चार्टर साइन होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वेंचर स्टार्ट करती है अक्रॉस द ओशन। वो जगहें ढूंढने की कोशिश करती है जहां से सस्ते में चीजों को खरीदा जा सके और यूरोप में उन्हें ज्यादा प्राइसेस में बेचा जा सके। अब यहाँ पे एक टर्म याद करना बहुत जरूरी है, मर्केंटाइल। इसका मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस जो चीजों को सस्ते में खरीदता है और ज्यादा प्राइस में बेच देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ मर्केंटाइल कंपनी। हमें हमेशा से ऐसा लगता है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने या केवल ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया पे रूल किया, बट ऐसा नहीं है। एट द वेरी इनिशियल स्टेज देयर वर सो मेनी अदर कंट्रीज आर आल्सो देयर और इनमें सबसे पहले थी पोर्तुगीज। यस, पोर्तुगीज ही सबसे पहले इंडिया में अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने वाली कंपनी थी और उन्होंने अपना बेस बनाया था गोवा में। और यहाँ पे आपको याद रखना है वास्को डी गामा के बारे में। ही वॉज अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर जिन्होंने पहली बार 1498 में सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए। उसके बाद नंबर आता है डच का, फिर फ्रेंच ट्रेडर्स आते हैं। अब ये सारी कंपनीज एक साथ इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती थी। रीजन क्या है? सो प्रॉब्लम वाज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। एक ही तरह की चीजों में इंटरेस्टेड थी, लाइक फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क, स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव, कार्डेमम एंड सिनेमम। क्यों? क्योंकि इन ही चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में। अब किसी एक कंपनी का यहाँ पे टिकना मुश्किल था और केवल एक ही तरीका था कंपटीशन में टिके रहने का, अपनी राइवल कंपनीज को कंपटीशन से हटा देना। और यहीं से सीक्वेंसेस शुरू होते हैं फियर्स बैटल्स के। और 17th और 18th सेंचुरी में
हर कंपनी ट्राई करती है कि वो अपनी राइवलरी कंपनी को हटा दे। समटाइम दे सेंक देयर शिप्स, समटाइम दे ब्लॉक द रूट, और कई बार वो कोशिश करते हैं कि राइवल जो शिप है वहां तक सामान ना पहुंच पाए। अब ये जो ट्रेडिंग कंपनीज है अपने साथ अपनी आर्मी रखने लगी, अपना खुद का फोर्ट बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया ताकि ट्रेड करने के लिए जो गुड्स हैं, जो सामान है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। अब आर्मी रखने से, फोर्टिफिकेशन से जो लोकल रूलर्स हैं वो इनसे गुस्सा हो गए, और लोकल रूलर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में भी बैटल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से ये पता पड़ गया था कि अगर इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो यहाँ पर रूल भी करना पड़ेगा, और यहीं से स्टार्टिंग होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलर बनने की। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है बंगाल। तो ये टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।